हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है व्हाट इज़ परमिटिविटी। ये परमिटिविटी क्या होता है, क्यों पढ़ रहे हैं? कूलम्ब्स लॉ को पढ़ने से पहले ये वर्ड को जानना ज़रूरी है, इसीलिए हम लोग परमिटिविटी को देखेंगे। कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें क्या क्या वर्ड्स जो है, जो एक्स्ट्रा है, जो हम लोगों को नॉलेज होना चाहिए, एकदम न्यू चीज़ है, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज़ परमिटिविटी। टॉपिक है वो परमिटिविटी को। इस परमिटिविटी को पढ़ने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को नॉलेज होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाना चाह रहे हैं कि इट इज़ एन एनर्जी, एक चीज़। इसको पढ़ने के बाद परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट को हम लोग डील करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं कि चार्ज कभी भी जब रेस्ट में रहता है तो अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है, ये तो मालूम है, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत अच्छी बात है, फील्ड क्रिएट किया। तो अब सवाल उठता है कि अगर ये फील्ड क्रिएट किया तो क्या ये कुछ वर्क भी करता है, मतलब इसका कुछ काम भी है कि बस ये क्रिएट हो गया है? इसका आंसर हम लोग पता करते हैं। सपोज़ अभी एक चार्ज है Q, ये क्या कर रहा है, रेस्ट में है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि चारों तरफ क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चार्ज है मान लो Q1, ठीक है। एक दूसरा चार्ज है वो Q2, ये भी रेस्ट में, तो ये भी अपने चारों तरफ फील्ड क्रिएट कर रहा, सही है, दोनों फील्ड क्रिएट कर रहा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा होना चाहिए था, हम लोगों का सेंस ये बोलता है कि ये Q1 और Q2 दोनों एक दूसरे पर क्या लगाना चाहिए था, फोर्स लगाना चाहिए था, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लेकिन ये लगा कि नहीं रहा, क्यों नहीं लगा पा रहा, अब ये समझते हैं। देखो ध्यान से, इसका फील्ड जो है और इसका फील्ड, दोनों का फील्ड का इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है। देखो यहाँ गैप है, देयर इज नो इंट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्जेस। ये इंट्रैक्शन नहीं होगा तो फोर्स नहीं लगेगा। तो एक बात ये समझना है कि कभी भी जब दो चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाता है तो उससे पहले उसका फील्ड इंट्रैक्ट करता है। इसका ये मतलब हुआ कि फोर्स अप्लाई होने के लिए कम से कम क्या होना चाहिए, फील्ड का इंट्रैक्शन ज़रूरी है। जब तक फील्ड इंट्रैक्ट नहीं करेगा, एक दूसरे का इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा, फोर्स क्रिएट नहीं होगा। तो फोर्स लगने का सबसे बड़ा रीज़न ये बहुत काम आने वाला है, इसलिए क्योंकि यहीं पर नहीं, मैग्नेटिक फील्ड में भी पढ़ेंगे तो यही कॉन्सेप्ट है, कहीं पर भी पढ़ोगे तो यही कॉन्सेप्ट है कि फोर्स होने के लिए, फोर्स लगने के लिए दो फील्ड का, एटलीस्ट टू फील्ड का होना ज़रूरी है। और दोनों फील्ड होना ही सिर्फ ज़रूरी नहीं है, एक दूसरे को इंट्रैक्ट भी करना चाहिए। ये फोर्स कैसे लगेगा, देखो Q1 है, एक फील्ड इसका क्रिएट हुआ, Q2 है दूसरा। अब देखो ये दोनों फील्ड क्या हो रहा है, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस, एक दूसरे को इंट्रैक्ट कर रहा, और जब इंट्रैक्ट करेगा फील्ड तो फोर्स फिर अप्लाई होगा। सेम केस होता है मास के टर्म में। अभी जब सपोज हम लोग जो वर्ल्ड में रह रहे हैं, ये चारों तरफ क्या है, इसके चारों तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स है। हमारे पास भी मास है और ऑलरेडी ग्रेविटेशनल फील्ड भी है। तो मास जब होता है तो वो कैसा प्रोड्यूस कर रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड, और अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड, तो फोर्स लग रहा है। यही मास अगर इस ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर आ जाए, मतलब स्पेस में चल जाए, तो उस केस में क्या होगा, फोर्स अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं अप्लाई होगा, बिकॉज दोनों का फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ एंड ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द मास इंट्रैक्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ से एक बात निकल कर आया कि कभी भी फोर्स लगना है तो फील्ड का इंट्रैक्शन होना ज़रूरी है, एकदम ठीक है। चलिए एक तो आइडिया बन गया। यहाँ से आइडिया बना हम लोगों का क्या, कि फोर्स जो है, लिखते चले जाएंगे कि फोर्स अप्लाई होने के लिए एटलीस्ट टू फील्ड्स, मतलब टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी फील्ड हो, टू फील्ड इंट्रैक्ट विथ ईच अदर, ठीक है, एकदम बहुत अच्छा से समझ लो। ये बात समझ में आ गया। तो इसका मतलब है सर कि जब एक चार्ज जो था, इसका मतलब ये है कि चार्ज जो था Q1, ये अपने चारों तरफ फील्ड बना रहा था। अब इसी फील्ड के अंदर किसी दूसरे चार्ज को लाते हैं, मान लो Q2 को, तो क्या होता है, फोर्स अप्लाई होता है ना। क्यों हो रहा, क्योंकि ये भी क्या है, फील्ड क्रिएट कर रहा, और इसके अंदर वाले फील्ड में ला कर रखे तो फोर्स अप्लाई होगा। कोई दिक्कत नहीं, इसका तो आंसर पता चल गया। अब सवाल उठता है, अब यहाँ पर से थोड़ा सा लॉजिक देखना है कि सर ये फोर्स अप्लाई जो कर रहा है तो क्या बॉडी यहीं पर एग्जिस्ट रहेगा, ये तो रेस्ट में था अभी, तो नहीं। अब बॉडी पर जब फोर्स अप्लाई होगा, किसी भी चीज़ पर जब फोर्स अप्लाई होता है तो उसके अंदर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है।
तो फोर्स लगा और साथ में क्या हुआ उसके पास, डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, तो ये कर कौन रहा है, ये कर रहा है काम कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब आपके पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप किसी चार्ज को लाइएगा तो पहला काम होगा फोर्स लगेगा, उसके बाद उसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। और हम लोग को मालूम है कि वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। ये क्लियर है। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ ना कुछ वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर रहा है और फोर्स लगा रहा है। क्या कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क कर रहा है। और वो वर्क कैसे हो रहा है, फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। इसका मतलब ऐसे कंसीडर कर सकते हैं एज, कैसे कंसीडर कर सकते हैं, एज एनर्जी। मतलब एक लॉजिक सिंपल सा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब उसके पास एनर्जी है। वो एनर्जी कैसे क्रिएट हो रहा है, सिंपल सा आसान भाषा में, चार्ज रखा गया, फोर्स अप्लाई हुआ, फोर्स हुआ तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क हुआ, और वर्क क्या है, द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये जो एनर्जी है वो किस तरीके का है, थोड़ा लॉजिकली समझ लो। पॉइंट एक पॉइंट से ए पॉइंट से बी पर पहुंच गया, मतलब ड्यू टू चेंज इन पोजिशन। और जब कभी भी ड्यू टू चेंज इन पोजिशन होता है दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। पढ़ें, ड्यू टू चेंज एयर, ड्यू टू मोशन दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। तो जब पोजीशन में चेंज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा, एक बात। और ये किस फील्ड में हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसलिए इसका नाम हो गया इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। यही चीज़ ग्रेविटेशनल फील्ड में होता है तो उसका नाम होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे एक बॉल को हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो फोर्स भी अप्लाई हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो यहाँ पर भी वर्क हुआ, यहाँ पर भी एनर्जी क्रिएट हुआ, लेकिन ये किस में हो, ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसका नाम हो गया इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या क्रिएट कर रहा है, एनर्जी दे रहा है। ठीक है, हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे या एनर्जी बोलेंगे तो दोनों बात बराबर है, ऐसे समझना है। ठीक है, चलो ये तो क्लियर हो गया। तो यहाँ से हम लोगों को एक बात तो मिल गया। अब एक बात और पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलो ये बहुत अच्छा बात है। कहीं पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बोले और अगर हम एनर्जी डिनोट करें तो आपको समझ जाना है। तो क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ परमिटिविटी को समझेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ परमिटिविटी को समझने के लिए थोड़ी सी बात को जानना ज़रूरी है कि परमिटिविटी है। ठीक है, चलो तो परमिटिविटी है क्या, थोड़ा सा हल्का सा नॉलेज देख लेते हैं। परमिटिविटी एक एबिलिटी है। ठीक है, अब किस चीज़ की एबिलिटी वो अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये क्या है, एक एबिलिटी। तो एबिलिटी किसी ना किसी का होगा, तो ये क्या हो सकता है, मीडियम की भी एबिलिटी हो सकती है और मटेरियल का भी, मतलब किसी मैटर का एबिलिटी भी हो सकता है और ये मीडियम का, जैसे एयर है, वाटर है, दीज आर द मीडियम। और ये सब जैसे मान लो कोई माइका लेकर आ गए या कोई एक मैटर को ला कर आ गए तो उसका भी परमिटिविटी होता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ परमिटिविटी में परमिटिविटी एक एबिलिटी है, किसका हो सकता है, मीडियम का भी हो सकता है या फिर मटेरियल का भी हो सकता है। चलो अब देखते हैं, सपोज एक चार्ज है प्लस क्यू और माइनस क्यू। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि प्लस क्यू और माइनस क्यू है जो चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। एक बात, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, सपोज चलो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये नंबर ऑफ लाइन से दिखाया जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को। हम अगर बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिट कर रहा है, दोनों बात बराबर है। अभी बताएं कि तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकाल रहा है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है, दोनों बात बराबर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, दोनों का क्या हो रहा, ट्रांसमिशन हो रहा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आराम से समझते हैं इसको। सपोज यहाँ पर 100 नंबर ऑफ लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा, हमने एक मेटल लाया और यहाँ पे इसके अंदर लाकर सेट कर दिया। अभी एग्जांपल दे रहे हैं मेटल का, फिर मीडियम का समझ में आ जाएगा। तो 100 नंबर ऑफ लाइंस जा रहा, ये क्या कर रहा है, 20 नंबर ऑफ लाइंस को क्या कर रहा, एब्जॉर्व कर ले रहा अपने अंदर। ठीक है, तो इसके पास पहुंच रहा कितना, 80 पहुंच रहा।
तो ये एब्जॉर्व कर ले रहा है या फिर क्या कर रहा है, रोक दे रहा है, रेजिस्ट कर रहा है किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये एब्जॉर्व किसको करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को करेगा। वही बात हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एब्जॉर्व कर ले रहा है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहा है, रेजिस्ट मतलब रोक दे रहा है। ठीक है ये मैटर। तो ये जो मैटर की एबिलिटी है, क्या करने की एबिलिटी, रेजिस्ट करने का इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर एब्जॉर्व करने का इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट एबिलिटी इज नोन एज परमिटिविटी। क्लियर हुआ। तो हम परमिटिविटी क्या बोल सकते हैं, परमिटिविटी ऑफ एनी मैटर और medium which has ability to resist electric field or absorb energy या electrical energy। क्लियर हुआ। क्या बोला, परमिटिविटी किसी भी मैटर का क्या है, ये मीडियम का वो एबिलिटी है जिसकी वजह से वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रेजिस्ट करता है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेता है। क्लियर हुआ, बात समझ में आ गया। तो ये है इसका परमिटिविटी। क्लियर। डे टू डे लाइफ वाला एग्जांपल देते हैं, एकदम सिंपल वे में समझ में आएगा। सपोज 4 फ्रेंड हैं, ए बी सी है और डी है। ठीक है, अच्छे से देखना। अभी क्या हुआ कि ए और बी में क्या हो गया, फाइट हो गया। दोस्तों में कभी कभी लड़ाई भी हो जाता है ना, हो गया झगड़ा। अब एक बार क्या हुआ, ए सी के साथ बैठा, दूसरे दिन एक दिन लड़ाई हो गई ए और बी में, और ए फिर सी के साथ बैठा और खूब जम के इसका बुराई किया बी का। मतलब ये 100 सपोज इन्फॉर्मेशन है, सब बात किया, अरे वैसा है, ये है, वो है, गंदे फंदे, सारा बात हो गया। तो 100 इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड कर दिया, कौन, ए किसको, सी को। ठीक है, ये क्या किया, जाके ट्रांसमिट कर दिया किसको, बी को। लेकिन इसने 100 बोला था ना, ये थोड़ा सा बोला कि लड़ाई नहीं कराना है, 20 को हम रख लेते हैं और 80 तक ही बात पहुंचाते। सब बात बोलेंगे तो और झगड़ा बढ़ जाएगा। थोड़ा समझदार था, काम हो गया। तो इस वाले मैटर का जो एबिलिटी है स्टोर करने का, किसका, इंफॉर्मेशन को, दैट एबिलिटी इज नोन एज परमिटिविटी। क्लियर। अब क्या हुआ, फिर दूसरे दिन ए जो है नेक्स्ट फ्रेंड से मिला, डी पूछा कि अरे यार क्या हो गया, बी से क्यों लड़ गए इतना। तो ये जो था बोला बताओ, फिर ये बताया, फिर वही बात 100 बताया। अब फिर ये जाके बी को ट्रांसमिट किया, लेकिन इसका थोड़ा था आदत कि थोड़ा लड़ा दिया जाए, होता ना है, टन टुन रहता है आपस में फ्रेंड्स के बीच में, तो थोड़ा सा और लड़ा दिया जाए। इसने क्या किया, 5 बात को ही एब्जॉर्व किया और बाकी 95 बात को बता दिया इसको। तो देखो, इसकी जो एबिलिटी है स्टोर करने की 5 है, इसकी जो एबिलिटी है स्टोर करने की 20 है। मतलब ये 20 बातों को रोक लिया या एब्जॉर्व कर लिया, ये 5 ही बातों को रोका और आगे बढ़ा दिया। तो ये जो एबिलिटी है परमिटिविटी, वो क्या हुआ, एबिलिटी हुआ स्टोर करने का। और एक चीज़ दिख रहा है कि परमिटिविटी जो है वो एक जैसा नहीं है, वेरिएबल है। देखो एक बात और निकल के आया कि परमिटिविटी जो मीडियम का होता है वो कैसा होता है, वेरिएबल होता है। इसीलिए अलग अलग मीडियम का परमिटिविटी अलग अलग होता है। ये अलग होने का रीज़न क्या है, स्ट्रक्चर। सबकी बनावट अलग अलग है, एटॉमिक स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सबका डिफरेंट है, इसलिए हर एक मीडियम की परमिटिविटी अलग होगी। क्लियर, बात समझ में आया, एग्जाम्पल था, क्लियर हो गया। तो आपको कैसा रहना है, आपका परमिटिविटी हाई होना चाहिए, दूसरे को नहीं लड़ाना है। ठीक है ना। चलो ऐसे भी एक एग्जांपल देख सकते हैं, एक और एग्जांपल देख लो कि सपोज अभी एक चार्ज है और एक प्लस एक माइनस है, या फिर हम 2 चार्ज को लेके आए हैं या 2 बॉडी है। सपोज जिसमें 100 स्ट्रिंग्स को हम लोग बांध दिए। ठीक है, बहुत सारा स्ट्रिंग है, धागा है इसमें बंधा हुआ है, इस पे सपोज 100 स्ट्रिंग है।
इसको हम लोग क्या किए, एक बर्तन लिए और उसके अंदर पानी रखें और उसको डुबो दिए। जब इसके अंदर डुबोएं तो सपोज इसका 20 जो स्ट्रिंग था वो भीग गया, ठीक है। 20 स्ट्रिंग भीगने के बाद इसमें बचा कितना, 80 बचा ना 80। तो ये जो मीडियम है, जो भी वाटर है या कुछ भी हो, वो मीडियम क्या किया, 20 स्ट्रिंग को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लिया, 20 स्ट्रिंग को रेजिस्ट कर दिया, ठीक है ना। तो जितना पहले फोर्स लग रहा होगा, अब तो उसका फोर्स घट गया, क्योंकि 100 स्ट्रिंग में मान लो फोर्स 10 न्यूटन लग रहा था। अब जो होगा 80 स्ट्रिंग में अब फोर्स क्या हो गया, डिक्रीज़ हुआ। ये कैसे पता चला कि डिक्रीज़ हो गया, तो ये पता चल रहा है आपका इसके एबिलिटी से। इसका एबिलिटी क्या है, 20 स्ट्रिंग को स्टोर कर लिया। तो ये जो एबिलिटी है दैट इज़ नोन एज परमिटिविटी। तो एक आइडिया बन रहा होगा कि कभी भी जो परमिटिविटी है वो हो क्या रहा, जब हम लोग रखे थे बाहर में और जब पानी में लेकर गए या वाटर में लेकर गए, तो उस टाइम में फोर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो थोड़ा सा लॉजिक बन रहा होगा कि परमिटिविटी एक ऐसा खेल खेल रहा है जो फोर्सेस को भी इफेक्ट कर रहा है, साथ ही साथ जाहिर सी बात है करेगा, क्योंकि उसका एबिलिटी है किसी चीज़ को स्टोर कर लेना। तो यहाँ पे किसी चीज़ का काम कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको स्टोर। यहाँ पे स्ट्रिंग का एग्जांपल लेंगे, देखते हैं कि ये कूलम्ब्स लॉ में परमिटिविटी कैसे एंटर करता है, ठीक है। हाँ, इन कूलम्ब्स लॉ में, कूलम्ब्स लॉ में कैसे एंटर करेगा, इस परमिटिविटी का एंट्री, ठीक है, इसका जो एंट्री होता है एज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के तौर पे, ठीक है। ये क्या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है, ये समझ में आना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं रफली, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r स्क्वायर होता है, ये हट जाता है। तो इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए जिस कांस्टेंट का यूज़ किया जाता है उसी का नाम होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो यहाँ पर g लिखा जाता है, तो m1 m2 बाई r स्क्वायर। तो यही जो g है दैट इज़ नोन एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसका मतलब है कि जो परमिटिविटी का एंट्री होता होगा कुछ ऐसा ही होता होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हट जाता होगा, उसके जगह पर आता है, और आता ही है, देखो वहाँ Q1 Q2 बाई r स्क्वायर है। ये अभी कूलम्ब्स लॉ जब पढ़ेंगे तो पूरे डिटेल में, सिर्फ हम यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि ये परमिटिविटी कैसे एंटर करता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ आता होगा परमिटिविटी, है ना, और लिख देते होंगे Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, कुछ ऐसा लिखते होंगे, ठीक है। तो ये बिहेव कैसा करता है, एज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बेसिकली क्या बताने के लिए आता है, किसके बारे में, मीडियम के बारे में। परमिटिविटी वर्ड मिलेगा एकदम दिमाग में जाना जाना चाहिए, मीडियम से ये इसका लेना देना है। अब कैसे है वो देखते हैं हम लोग। चलो, सबसे पहले एक रेफरेंस मीडियम लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूम, फ्री स्पेस या एयर। अभी एयर है, एयर सपोज कोई रूम में एयर है, उसमें से एयर को अगर हम लोग बाहर निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा, वैक्यूम बच जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जो मीडियम जो है अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्या हम लोग बोल देंगे, वैक्यूम बोल लें, इसको फ्री स्पेस बोल लें, अभी तीनों के लिए सेम यूज़ करेंगे, और एयर लेंगे, ठीक है। तो इसका भी कुछ ना कुछ होगा, मतलब दो चार्ज को अगर हम लोग Q1 और Q2 को रखेंगे तो इसके बीच में हो सकता है ये मीडियम हो, चलो ठीक है, एयर हो, फ्री स्पेस जो भी है, ठीक है यहाँ तक। तो क्या यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलेगा, क्या ये भी एब्जॉर्ब कुछ करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि परमिटिविटी क्या होता है, किसी भी मीडियम की एबिलिटी होती है। तो ये क्या है, एक मीडियम है, इसका भी कुछ ना कुछ एबिलिटी होगा स्टोर करने का, एनर्जी को स्टोर करने का, तो इसका भी एबिलिटी होता है। तो इसका जो स्टोर करने की एबिलिटी है, एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी, इसको हम लोग बोलते हैं, ख़ास तौर पे जब एयर वैक्यूम का इस्तेमाल किया जाता है तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, वर्ड यूज़ होगा एब्सोल्यूट परमिटिविटी। मतलब आपको जब समझना है, एब्सोल्यूट लिखा रहेगा, इससे आपको पता होना चाहिए कि जो चार्जेस को रखा गया है
वो किस मीडियम में रखा गया, वैक्यूम, एयर या फिर फ्री स्पेस में रखा गया। तो एब्सोल्यूट वर्ड यूज़ करेंगे हम लोग एयर के लिए। एक अच्छा है, 10 क्लास में पढ़े होंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में एक आता था वहाँ पर भी कांस्टेंट जिसका नाम था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, याद करोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको म्यू से शो करते थे। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इस जब एयर के रिस्पेक्ट में लिया जाता था तो इसका नाम हो जाता था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद करो, एयर के रिस्पेक्ट में जब बात करते थे तो, ठीक है। उसी तरीके से एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसके लिए इस्तेमाल होगा, जब एयर होगा तब। अब इसको सर शो करेंगे, नाम तो समझ लिए, ये क्या होता वो भी क्लियर होगा, क्या डिनोट किससे किया जाता है, तो इससे किया जाता है, ई लिखा हुआ ना, इसको ई नहीं बोलते, ये ग्रीक वर्ड है, इसका नाम है एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन, और इसको बोला जाता है नॉट। नॉट का स्पेलिंग देख लोगे तो दैट इज नोन एज एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत नहीं। तो एप्सिलॉन जो है वो परमिटिविटी कहलाता है, अच्छे से देखोगे। यही एप्सिलॉन को सिर्फ हम लोग क्या बोलेंगे, परमिटिविटी, ये शो करने का तरीका हो गया। और जब नॉट लगा लिया तो ये किसके लिए कंसीडर करते हैं हम लोग, एयर या वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमको किसी और मीडियम का लिखना रहा, कोई भी मीडियम, एनी मीडियम, और किसी अलग मीडियम के लिए बात करना रहा कि आप परमिटिविटी को लिखिए, तो वहाँ पर सिर्फ हम एप्सिलॉन लिखेंगे। तो एप्सिलॉन क्या शो कर रहा, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। बात समझ में आया, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, किसी और मीडियम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बन जाएगा। चलो देखो, अब थोड़ा सा हम एक दिखाते हैं फॉर्मूला लिख के, कूलम्ब्स का, तुम खुद समझ जाओगे। अगर लिखा हुआ ऐसे करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो आपको यहीं से आइडिया मिल जाएगा कि जो चार्ज को रखा गया है वो किस मीडियम में रखा गया है, एयर या वैक्यूम। ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन अगर हम F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख दिए तो ये अगर पूछा जाएगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा इन एनी मीडियम, ये कोई भी मीडियम हो सकता है एक्सेप्ट एयर, मतलब एयर को छोड़कर किसी और मीडियम के बारे में बात करते हैं तो दैट इज नोन एज इन एनी मीडियम। क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे टेंशन नहीं लेना फ़ोन, अभी सिर्फ हम बताना चाह रहे हैं कि एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आ जाता कूलम्ब्स लॉ में, फिर वहाँ पे फंस जाते, फिर उसके बारे में तुमको डिटेल फिर देना होता वहाँ। ठीक है, तो ये डिटेलिंग हम पहले इसलिए दे रहे हैं। अब समझ में आ गया, ये मीडियम का ही कांस्टेंट होता है। क्लियर। परमिटिविटी कुछ ना कुछ तो होगा। यूनिट ऑफ परमिटिविटी ये होता है फैराड पर मीटर। एक्चुअली क्या है ना, ये समझाते हैं, फैराड पर मीटर होता है। ये जो आ जा रहा है फैराड और ये वो, ये सब हम लोग को जैसे पहले हम लोग जानते हैं, क्योंकि फिजिक्स में है कि बहुत जगह पे आ जाता है, यूज़ हो जाता है, तो उसको समझना पहले पड़ता है। फैराड बेसिकली कैपेसिटेंस, जब हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर तो वहाँ पर यूज़ होगा, और वहाँ पर तुम खुद से पकड़ लोगे कि ऐसे बनता है यूनिट। ठीक है, तो अभी याद रखो यूनिट ऑफ परमिटिविटी क्या होता है, फैराड पर मीटर। हम लोग एक टर्म यूज़ करने वाले हैं, क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, इस रिलेटिव परमिटिविटी को आराम से, परमिटिविटी मतलब एप्सिलॉन, रिलेटिव के लिए आर यूज़ हो गया। सही है। जब कभी भी रिलेटिव वर्ड मिलेगा इसका मतलब आपको समझना है क्या, रेशियो, रिलेटिव डेंसिटी, इट इज़ ऑल्सो रेशियो। ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज़ ऑल्सो अ रेशियो। तो कभी भी रिलेटिव वर्ड मिलेगा आपको रेशियो देखना। रेशियो किसका होगा, परमिटिविटी का होगा। बहुत अच्छा बात है। चलो, अब ये जो परमिटिविटी का रेशियो है तो कैसे होगा, क्या एप्सिलॉन नॉट ऊपर होगा, रेशियो तो कैसे भी हो सकता है, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अभी क्लैरिटी नहीं आ रहा, अब आगे आएगा किसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी कहते किसको, ये। ठीक है, जो रेशियो जो है वो किसका परमिटिविटी का रेशियो का, ये इसको समझना है हम लोग को। ठीक है, तो रेशियो बेसिकली द रेशियो ऑफ
परमिटिविटी इन एनी मीडियम दैट इज एप्सिलॉन, है ना, टू द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस दैट इज एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर को लिख सकते हैं एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट लिखा जा सकता है। अब ये क्या बताएगा वो हम अभी क्लियर करेंगे। अभी सिर्फ समझो कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, एक रेशियो है। रेशियो किसका, परमिटिविटी का। तो कैसे, परमिटिविटी इन एनी मीडियम टू द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। तो ये एक डेफिनेशन आपके पास आ गया। ठीक है, ये किस टर्म में आया, इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो बहुत अच्छा। अब ये बताता क्या है, ये बताता ये है कि जो परमिटिविटी है वो एयर के रिस्पेक्ट में कितना ग्रेटर है। नहीं समझ में आया, देखो क्या है। सपोज एप्सिलॉन आर का वैल्यू 2 है, अच्छे से देखोगे तो अगर हम 2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट रखें, ये एप्सिलॉन इज इक्वल टू कितना होगा, 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट हो गया कि नहीं हो गया। तो बताओ ये क्या है, परमिटिविटी इन एनी मीडियम इज 2 टाइम्स टू द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। तो ये क्या बता रहा है कि ये जो एप्सिलॉन आर है ये बता रहा है कि ये मीडियम का जो परमिटिविटी है इसके रिस्पेक्ट में कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो ये इंफॉर्मेशन क्या देता है कि हाउ मच परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज greater than permittivity of free space। यही बता रहा है ना एकदम आसान भाषा में कि कितना परमिटिविटी किसी भी मीडियम का कितना ग्रेटर है किसके रिस्पेक्ट में, फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये मतलब ही समझ में आ गया। तो हम लोग के पास जो फार्मूला जो यूज़ होगा एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बाई कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट। तो इसको लिखा जा सकता है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, इसका यूज़ होगा। ठीक है, अब ये देखो ये रिलेटिव परमिटिविटी है। ये रिलेटिव परमिटिविटी को एक और नाम से जाना जाता है, एकदम बहुत अच्छे समझ लो, इसका नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट परमिटिविटी है तो ये कांस्टेंट तो है ही है मीडियम का, इसका एक और नाम है दैट इज नोन एज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको जो शो किया जाता है वो किससे शो किया जाता है, के से। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, ये आने वाले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे। सिर्फ अभी ये समझना है कि रिलेटिव परमिटिविटी को ही डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है। अब इसका जो वैल्यू होता है डाई इलेक्ट्रिक का बोलो या रिलेटिव, एयर के लिए अगर हम लोग एयर के लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 1, वाटर के लिए हम लोग कितना लेते हैं 81, देखो है ना सबका अलग। ठीक है, और भी है मटेरियल, जैसे अगर मेटल के लिए ले लिए तो ये क्या होता है इनफाइनाइट। एक जगह आया था इंडक्शन जब हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल ऐसा नहीं है। डाई इलेक्ट्रिक जो है, अच्छा डाई इलेक्ट्रिक का अगर डेफिनेशन भी देखना चाहें तो एप्सिलॉन आर की जगह पे के तो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये किस टर्म में निकल गया, परमिटिविटी के टर्म में। इस डाई इलेक्ट्रिक का 4 फार्मूला क्रिएट होगा। अभी हम लोग देखें परमिटिविटी के टर्म में, एक आएगा फोर्स के टर्म में, एक मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, एक मिलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म में। तो इस के को बहुत अच्छे से डील करना है हम लोगों को आगे जाके लेक्चर्स में। आज जो पढ़ाने का मकसद था सिर्फ यही था कि परमिटिविटी क्या चीज़ होती है, ये क्यों होता है, कैसे एंटर करता है। तो एक और फाइनल मतलब समरी अगर हम दें तो परमिटिविटी को ये समझना है कि ये क्या करता है, स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ये रेजिस्ट करता है, ये एबिलिटी जो कहलाता है मटेरियल का। और इसको उतना अगर नहीं याद रखते तो सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि ये क्या बताता है, मीडियम को बताने के लिए आता है। अब वो मीडियम की एबिलिटी को बताने के लिए आता है एक लाइन में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।